हेलो जी, वेलकम, सत श्री अकाल। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज़ मनप्रीत कौर। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड ही ये हिस्ट्री जो क्लासेस है वो हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम नेट एग्ज़ाम की सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लेसन्स मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, डिटेल वाइज टॉपिक भी दिए हैं, विद एमसीक्यू सीरीज भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप जाकर मेरे चैनल पर देखोगे तो वहाँ पर वीडियो में जाकर देखो तो वहाँ पर आपको जो एमसीक्यूज है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम वो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिस जो हम पिछली वीडियो में हमने किया था। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है, ये 16 महाजनपदों में से एक है, जिसमें हमने जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में तो हमने कवर किया है। तो लेकिन आज हम जो जानेंगे वो मगध साम्राज्य और उसका जो उत्कर्ष किस प्रकार हुआ था उसके बारे में। तो 16 महाजनपद वो हमने कवर अप कर लिए थे। तो जैसे कि महाजनपद जो किस प्रकार है, तो ये 16 महाजनपद है। उसका एक मैंने एक मैप भी दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो 16 महाजनपद थे, जिसको हमने बड़े ही अच्छे वे में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सब चीजें हमने यहाँ पर कवर अप की है उससे रिलेटेड। तो आज हम आगे मगध के जो उत्कर्ष है उसके बारे में जानेंगे। तो 16 महाजनपद में से क्या था कि उसमें बाद में क्या था कि गणराज्य भी आ जाते हैं। गणराज्य में क्या थे कि 10 जो है वो गणराज्य वर्णित किए गए, जिसका जो बौद्ध साहित्य में उसके बारे में जो जानकारी मिलती है, जिसमें कि कपिल वस्तु के शाक्य आ जाते हैं, रामग्राम के कोल्य हैं, फिर कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल आ जाते हैं, विशाली के लिच्छवी हैं, मिथिला के विदय। तो ये सब जो बौद्ध साहित्य में वर्णित है। उसके बाद उनकी जो प्रणाली किस प्रकार की थी, गणतंत्र की शासन प्रणाली, उसके बारे में हमने जाना था। तो आज हम आगे जानेंगे कि मगध साम्राज्य उसके बाद कैसे उत्कर्ष हुआ, क्योंकि पहले एक जन था, जन से जनपद हुआ, जनपद से महाजनपद हुआ। तो महाजनपद से बाद में एक मगध साम्राज्य जो एक विशाल साम्राज्य थे, जो कि छोटे छोटे ये 16 महाजनपद जब इकट्ठे हुए तो एक साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो किस प्रकार था, वो हम आगे आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आप जुड़े हुए हैं उनका थैंक यू मेरे इस चैनल के साथ। तो जो न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको जो टाइम नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन भी टाइम टाइम पर चलती रहे और आप अपना नेट चेहरा पर वो क्लियर कर सको। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर डिटेल वाइज आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर मटेरियल अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो ये नहीं कहूंगी कि उसको डाउनलोड करो जाओ वहां पर, तो प्लीज वहां पर जाओ, सिर्फ जहां वहां पर जाकर आपको अच्छे लगे, वहां पर कंटेंट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो वहां पर। तो वहां पर भी अगर और ज्यादा चाहते हो तो फॉलो जरूर कर लेना वहां पर भी। तो वो अनअकैडमी का लिंक है। तो ये नहीं कहूंगी सब्सक्रिप्शन लेकर वहां पर आप पढ़ो या नहीं, सिर्फ आप वहां पर जाकर फ्री वाले जो कोर्सेज हैं वहां पर जाकर आप देख सकते हो। वहां पर कंटेंट अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट उनके ले सकते हो, या उनको डाउनलोड भी वहां पर कर सकते हो। तो चलिए आज जानते हैं हम महाजनपद के जो आगे का जो पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में। तो ये रहा, ये था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ था। तो क्या था कि मगध में एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण बताए गए हैं, जैसे कि इनकी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई एक स्मारक महत्व स्थिति थी। अच्छा जो संचार तंत्र था वो समृद्ध उर्वर क्षेत्र आ जाता है, लोह भंडार था, शासकों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति जो ये प्रमुख थी, कि उनका एक साम्राज्य किस प्रकार जो स्थापित हुआ था उसकी क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे कि एक महत्व की स्थिति है, सामरिक जो महत्व की स्थिति जो एक पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो वो एक उनको एक उनकी ये मजबूत स्थिति मानी जा सकती है। एक अच्छा संचार, कि उनका अच्छा जो संचार था, दूर दराज जो आपने कह लो कि आसपास के क्षेत्रों में संचार, उनका संबंध अच्छे होंगे। वो समृद्ध उर्वर क्षेत्र आ जाते हैं, फिर लोह भंडार, ज्यादा लोह भंडार का जो वहां पर मगध साम्राज्य में होगा। तो ये सब चीजें जो थी, ये उनको एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका वो निभाई गई थी। उसके बाद क्या आ जाता है कि हर एक वंश के सबसे जो पहले वृद्धर्थ वंश का जो कहला शासन मगध पर था। तो इस वंश में वृद्धर्थ जो थे जरासंध और रिपुंज रिपुंज शासक थे, और मगध में गिरिब्रज को उन्होंने क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। पहले जानते हैं हर्यक वंश। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 544 से लेकर 412 ईस्वी तक का माना गया है। तो ये
पृथ्वहंता वंश कहा जाता है इसको। हर एक वंश को क्या कहा जाता है? पृथ्वहंता वंश है। सबसे पहले आ जाता है बिंबिसार। तो इसका टाइम पीरियड जो बताया गया वो 544 से 492 ईसा पूर्व तक का। तो बिंबिसार सबसे महत्वपूर्ण था। बिंबिसार जो था ये हर्य कुल के शासन से आरंभ होता है। मगध के जो प्रथम, तो हर एक वंश के बारे में हमने जाना है, तो इतना नहीं है, सिर्फ ये यहाँ से स्टार्ट होता है मगध का जो साम्राज्य है। इस वंश का प्रथम जो ज्ञान था वो शासक भट्टिय का पुत्र कौन था? बिंबिसार था। तो बिंबिसार जो था ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसने ही अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर, अंग को जीतकर इसको अपने पुत्र जो था जातशत्रु को वहां का क्या था? शासक बनाया, नियुक्त किया था। अंग का विलय कर लिया गया था और मगध साम्राज्यवाद का प्रथम कदम वहां पर था। तो साम्राज्यवाद का प्रथम कदम वहां पर उठाया गया था। उसने क्या किया था? अंग को जीत कर बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का क्या? शासक नियुक्त किया था। उसके बाद आ जाता है कि डॉक्टर जो राय चौधरी के अनुसार बताया गया है कि बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय व विस्तार की नीति शुरू हो जाती है जो अशोक के कलिंग के विजय से जाकर समाप्त होती है। कहाँ से? बिंबिसार की अंग विजय से लेकर अशोक का जो कलिंग उसने विजय किया था वहां पर उसका विजय से ये समाप्त होती है। फिर बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। उनकी जो प्रथम पत्नी थी कौन सी थी? कौशल देवी। और कौशल राज्य प्रसेनजीत की ये बहन थी, जिससे क्या हुआ कि काशी का जो राज्य सब वो दहेज में प्राप्त उसको दिया गया, और साथ ही में 1 लाख वार्षिक वो भी दिए गए। तो कौन थी? कौशल देवी, जो कौशल राज्य प्रसेनजीत की बहन थी, और काशी का जो राज्य सब वो उनको एक दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। दूसरी जो उसकी पत्नी थी वो कौन सी? चेटक की पुत्री थी लिश्वी राजकुमारी चेलना, और तीसरी पत्नी कौन थी? पंजाब मद्र की जो राजकुमारी खेमा। तो 3 थी। पहले कौन सी थी? पहले कौशल देवी, फिर दूसरी क्या था? दूसरी चेटक की पुत्री लिश्वी राजकुमारी चेलना, और तीसरी पंजाब मद्र की कुमारी जो राजकुमारी खेमा। तो ये वैवाहिक संबंध जो उसने अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, तो इससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उनके जो क्षेत्र थे उनको भी अपने साम्राज्य में मिलाकर एक बड़े साम्राज्य की नींव को डाला था। उसके बाद विदेही वास्तव की जो पहचान है वो चेलना से की जाती है। फिर बौद्ध ग्रंथ महावग्र के अनुसार बिंबिसार ने 500 पत्नियां थी। किसमें बताया गया है? बौद्ध ग्रंथ महावग्र, उसके अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। फिर मत्स्य पुराण में बिंबिसार को श्री तेजस तथा जैन साहित्य में श्रवणिक ये कहा गया है। गंधार के राजा पुष्पकारसिन बिंबिसार के मित्र थे। उसने बिंबिसार के दरबार में जो क्या दूत को भेजा था। रुख रुरुक का शासक रुद्रयान भी बिंबिसार का मित्र था। फिर मगध की जो आरंभिक राजधानी क्या थी? वसुमती, जहाँ गिरिब्रज जिसको कहते थे। मगध की राजधानी गिरिब्रज नाम जाना जाता है, जिसकी स्थापना किसने की थी? वसु ने की थी। इसे कुशाग्रपुर भी कहा जाता है, कुशाग्रपुर। फिर लिश्वा की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने उत्तर की ओर से राजगृह में एक नई राजधानी की नींव को डाला था। तो राजगृह एक नई राजधानी वहां पर बनाई गई थी। क्या था? लिश्वियों की जो क्या थी? बढ़ती हुई शक्ति को देखकर बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली। फिर महावग्र के अनुसार उसके साम्राज्य में 80,000 गांव थे। कितने? 80,000। तो 80,000 गांव के संबंध में एक ऐसी शासन व्यवस्था की नींव डाली कि उनको पूर्ण रूप से अच्छे सुचारू रूप से चलाया जा सके। एक बड़े साम्राज्य की उसको एक बड़े साम्राज्य को अच्छे सही ढंग से चलाने के लिए उसने अलग अलग रूप से व्यवस्थाएं भी की थी। बिंबिसार ने भिक्षुओं के लिए तर्पण्य, कहाँ पर? तर्पण्य जो नदी पर शालुक समाप्त कर दिया था। तो ये ध्यान में रखिएगा गया, जो नदी शालुक होता है, जो नदी का जिसको कहते हैं, तो भिक्षुओं के लिए तर्पण ने ये समाप्त कर दिया था। मगध का वास्तुकार भी महागोविंद था। तो वास्तुकार कौन था? महागोविंद। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे ऐसे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। बिंबिसार ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया था। चंपा के जो ब्राह्मण सोन दंड को वहां की आमदनी दान में दी थी, आमदनी दान में दी थी। तो एक बड़े साम्राज्य को अच्छे और बचाने के लिए उसने क्या किया था? स्थायी सेना का गठन भी किया था।
बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक, जो राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था। और जीवक का जो लालन पालन वो बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने किया था। इसके बाद सालवती का राजगृह में गणिकाभिषेक भी हुआ था। किसका? सालवती का राजगृह में। तो ये सालवती का पुत्र था, गणिका सालवती का पुत्र, और जीवक जो था, और उसका गणिका अभिषेक भी हुआ था राजगृह में। उसके बाद आ जाता है अजातशत्रु। तो बिंबिसार के बाद हम जानेंगे अजातशत्रु के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड है 492 से 460 ईसा पूर्व तक का माना गया है। देवदत्त के उकसाने पर ही उसने अपने पिता की हत्या कर दी और अजातशत्रु क्या बना? आगे चलकर मगध का शासक बना था। लेकिन जो बिंबिसार था उसने पहले अंग को जीता और अंग पर अजातशत्रु को नियुक्त किया, शासक बनाया। लेकिन अजातशत्रु ने ही अपने पिता की क्या की? हत्या कर दी थी। किसके उकसाने पर? देवदत्त के। बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंता घोषित करते हैं, जबकि जैन ग्रंथ नहीं करते, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या की, तो इसलिए पितृहंता उसको घोषित किया गया था बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। बौद्ध ग्रंथ में अजातशत्रु के वैदेही पुत्र व अशोक चंड भी कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से उसको पुकारा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कुनिक भी अजातशत्रु का ही नाम है, तो कुनिक से नाम से भी ये जाना जाता है अजातशत्रु। उपापतित सूत्र में अजातशत्रु को देव नाम प्रिय भी कहा गया है। देव नाम प्रिय। अजातशत्रु ने वज्जी संघ, कौशल, काशी के मगध साम्राज्य को मिलाया और सुमंगल विलासिनी के अनुसार वज्जी संघ व अजातशत्रु के बीच में संघर्ष का कारण क्या माना गया है? गंगा नदी के किनारे जो हीरे की खानी थी उसको उसका कह लो कि कारण माना गया है कि उनके संघर्ष का वज्जी संघ एवं अजातशत्रु के बीच में। किसमें बताया गया है? सुमंगल विलासिनी में इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अजातशत्रु के जो मंत्री थे वस्वकार ने वैशाली के लिच्छवियों से फूट डालकर, और वस्वकार ने इस मामले में बुद्ध से सलाह भी ली थी। इस क्रम में वस्वकार ने बुद्ध से राजगृह में मुलाकात भी की थी। अजातशत्रु के मंत्री वस्वकार की बुद्ध से भेंट राजगृह के ग्रहकूट पर्वत पर हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? अजातशत्रु का मंत्री कौन था? वस्वकार। उसकी बुद्ध से भेंट कहाँ पर हुई थी? राजगृह के जो पर्वत है ग्रहकूट, वहां पर। मगध में वस्त्रकार एवं कौशल की दीर्घचरायन प्रभावशाली मंत्री थे। तो कौशल के कौन थे? दीर्घचरायन। तो मगध के वस्त्रकार। ये ध्यान में रखिएगा कि जो मंत्री हैं उनके नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। इससे वज्जी संघ को जीतने में बड़ी आसानी हुई और अजातशत्रु का एक जो मंत्री था सुनिधि भी था, अन्यों में से एक मंत्री सुनिधि भी था। वज्जी संघ को जीतने में अजातशत्रु ने रथ मूसल एवं महाशिलाकंटक नामक जो अस्त्र होते हैं इसका प्रयोग किया था। क्या कहते हैं? रथ मूसल एवं महाशिलाकंटक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जो अस्त्र का प्रयोग किया गया था इसके बारे में पूछा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारियों से उत्पन्न दो पुत्र थे, हल्ल और बहल्ल को अपना सोचनक नामक हाथी तथा बहुमूल्य 18 लड़ियों का जो हार था वो दिया था। फिर अजातशत्रु ने राजा बनने पर अपनी रानी जो पद्मावती के उकसाने पर ही इन्हें वापस भी मांगा। हल और बहल अपने नाना चेटक के पास वैशाली चले गए और इसी कारण अजातशत्रु ने वैशाली से क्या हुआ था? युद्ध किया था। उसके बाद आ जाता है कि लिच्छवियों से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण किया था और अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की महत्ता पहचानी और पाटलिपुत्र दुर्ग का भी क्या निर्माण करवाया और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, उससे राजधानी बनाने का कार्य उदयन को सौंप दिया था। तो सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो महत्ता कितनी पहचानी थी? अजातशत्रु ने। उसका तुर्की निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अजातशत्रु के द्वारा ही, पाटलिपुत्र का। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अजातशत्रु और कौशल राज प्रसेनजीत की बीच काशी को लेकर युद्ध भी हुआ और बाद में प्रसेनजीत ने अपनी जो पुत्री थी वजीरा, उसका जो विवाह था वो अजातशत्रु से किया और काशी के गांव को क्या दहेज में दे दिया था। तो ऐसे पहले जो विवाह संबंध स्थापित किए जाते थे उससे क्या होता था कि एक तो उनका साम्राज्य का विस्तार होता था, दूसरा जो उनके राज्य को भी वो अपने संघ में शामिल कर लेते थे। फिर भास के अनुसार क्या बताया गया है कि अजातशत्रु की पुत्री जो थी पद्मावती का विवाह वत्स्यराज उदयन से हुआ था, क्योंकि उसने उदयन को भेजा था ना राज बनाने, जो पाटलिपुत्र की राजधानी जो बनाने का जो उदयन को दिया गया था। तो पद्मावती का जो विवाह वत्स्यराज उदयन से हुआ और ध्यान रहे कि अजातशत्रु की एक पत्नी का नाम भी पद्मावती ही था। अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और उसके बाद राजगृह के सप्तपन्नी गुफा में
प्रथम बौद्ध संगति जो कि उसका आयोजन भी किया गया था राजगृह में सप्तपन्नी गुफा में। तो ये ध्यान में रखेगा। 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, फिर राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। दीर्घ निकाय के अनुसार क्षत्रिय होने के आधार पर ही अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि पंज जो अवशेष हैं तो उनमें हिस्सेदारी को भी मांगा था, क्योंकि वो मानता है कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, तो उनके कह लो कि अवशेषों पर उसका भी हक था, इसलिए बुद्ध भी क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय, तो ये उसका माना था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। तो क्या हुआ था, जैसे कि बिंबिसार की जो हत्या की गई थी वो अजातशत्रु के द्वारा, और अजातशत्रु की जो हत्या वो उसके पुत्र उदयन के द्वारा ही, इस प्रकार जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की उसी प्रकार उदयन ने भी अपने पिता की हत्या की। तो उसके बाद आ जाता है उदयन। इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है उत्तरभद्र भी इसका नाम है, तो ये टाइम पीरियड इसका 460 से 445 ईसा पूर्व तक का माना गया है। तो गार्गी संहिता में धर्मत्या भी इसको कहा गया है, धर्मत्या। उदयन को धर्मत्या के नाम से भी जाना जाता है। इसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम शासन के 4वें वर्ष में पाटलिपुत्र नामक एक नगर की स्थापना की, जैसे कि बताया गया है अभी। और पाटलिपुत्र को ही मगध की क्या आगे क्या बनाया गया, राजधानी भी बनाया गया, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उदयन कौन था, ये जैन धर्मावलंबी से उसको मानता था, और राजकुमार ने जैन साधु का वेश धारण कर उदयन की हत्या की थी। तो एक राजकुमार था जिसने क्या किया था कि साधु का वेश धारण कर इसकी हत्या कर दी थी। उदयन की हत्या के बाद उसके जो 3 पुत्र आ जाते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नाग दशक जो थे वो शासक बने थे। दशक नाम भास के नाटक स्वपन दत्ता से मिलता है। दशक दर्शक का क्या नाम है, भास का जो नाटक है स्वपन दत्ता। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आप एक चीज है बीच में ही आपको कई बार जो टॉपिक है वो मिल जाता है, जैसे कि भास का नाटक कौन सा है, स्वप्न दत्ता। तो ऐसे ये सब चीजें जो मैचिट होगी, पुस्तकें होंगी, तो ये मैचिट में पूछे जाते हैं ये सब चीजें। उसके बाद हरेक वंश के जो अंतिम शासक कौन था, नाग दशक व दशक को शिशुनाग नामक अमात्य व काशी के राज्यपाल के शिशुनाग वंश की क्या थी, आगे चलकर उसने नींव डाली थी। तो परिशिष्टि पर्वन में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के रूप में दशक का नाम मिलता है। किसमें, परिशिष्टि पर्वन में अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के रूप में। उसके बाद आ जाता है शिशुनाग। तो पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उसके बाद शिशुनाग, ये उसका पुत्र था उदयन का। तो इसका जो टाइम पीरियड था 412 से 344 ईसा पूर्व तक का माना गया है। शिशुनाग ने ही अवंती तथा वत्स्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था, और वज्जियों का नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी क्या बनाया गया था, उसने राजधानी बनाया था। तो वैशाली के जो राजा थे वहां की नगर वधु की संतान था, जिसका प्रत्याग कर दिया गया था। नाग द्वारा रक्षित होने के कारण इसे शिशुनाग नाम दिया गया था। शिशुनाग ने अवंती के शासक अवंतीवर्धन को पराजित किया। अवंती का मगध में विलय कर लिया गया, और वत्स्य को अवंती में पहले ही चंड प्रद्योत मिल चुका था, और अवंती के साथ ही वत्स्य को भी विलय कर लिया गया। प्राचीन भारत में जनता के द्वारा चुना गया प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन माना गया है, शिशुनाग है, जो जनता के द्वारा चुना गया था प्राचीन भारत में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में जनता के द्वारा जो था वो किसको चुना गया था, शासक किसको बनाया गया था, वो था शिशुनाग। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कालाशोक, ये 394 से 366 ईसा पूर्व तक का है। पुराण एवं जो दिव्य वादन में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। क्या मिलता है, काकवर्ण। तो कालाशोक ने पुनर्पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, और कालाशोक के शासन में ही 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी, तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के टाइम पर वैशाली में। उसके बाद आ जाता है कि हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्म ने शुरा भोग कर दी थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद ये बताया गया है कि शिशुनाग का जो अंतिम शासक कौन था, जो नंदीवर्धन था, वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ था। उसके बाद आ जाता है नंद वंश। इसका टाइम पीरियड 344 से 322 तक का था। महापद्म नंद के नाम से इसने इस वंश की स्थापना की। पुराणों के अनुसार वह एक
शूद्र शासक था। नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नंद महाबोधि वंश में महापद्म नंद का नाम उग्रसेन मिलता है। तो ये नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ था और महाबोधि वंश में इसका क्या नाम मिलता है, महापद्म नंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। महापद्म नंद उत्तर भारत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला ये मगध सम्राट माना गया है। पुराणों में महापद्म नंद को सर्व शक्तंत्र जो क्षत्रियों का नाश करने वाला और भार्गव जो दूसरे परशुराम का अवतार वो कहा गया है। एक राट, एक छत्र, कलिका अंश भी ये उपाधियां उसने क्या थी, धारण की थी। एक राट, कलिकांश और एक छत्र। ये कई बार पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा कौन सी उपाधि को धारण किया था, ये भी मैचिक में आ सकता है। उसके बाद जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से ये पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीतकर कलिंग में जिनसेन जो प्रतिमा उठाकर ले गया था तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया गया था। फिर पन्ननी महापद्म नंद का मित्र था और पन्ननी का जन्म गंधार के शालातूर में हुआ था। पन्ननी का कहाँ पर हुआ था, शालातूर में उसका जन्म हुआ था। महापद्म ने अपने जैन मंत्री कल्प की सहायता से क्षत्रियों का विनाश भी किया था। उसके बाद आ जाता है धनानंद। महापद्म नंद के बाद आ जाता है धनानंद। तो महापद्म नंद के पुत्रों में जो धनानंद था ये सिकंदर का समकालीन इसको माना गया है। यूनानी लेखों में धनानंद को एग्रोमीज क्या कहा गया है, एग्रोमीज। यूनानियों में धनानंद को एग्रोमीज कहा गया है और सिकंदर का भारतीय आक्रमण धनानंद के काल में ही हुआ था। भद्रसाल धनानंद का सेनापति था और शक्टार एवं राक्षस उसके अमात्य थे। शक्टार और राक्षस उसके अमात्य के रूप में थे। दीपवंश व महावंश के अनुसार धनानंद ने 800 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा रखी थी। तो यही कि जो नंदों का धन कहाँ पर मिलता है, गंगा की लहरों में। तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है। फिर आ जाता है संगम कवि मामलूर एवं ह्योंसांग ने भी नंदों की अतुल्य संपत्ति का जो लेख वो किया है। उसके बाद 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की जो नींव वो डाली थी। तो नंद वंश के बाद क्या है, मौर्य वंश। नंद शासकों ने जैन धर्म को प्राश्रय दिया था। वर्ष, उपवर्ष, वरुच्य एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में हुए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नंद वंश ने सर्वप्रथम वृत्त मगध साम्राज्य की स्थापना की। युद्ध में हाथियों का सबसे पहले प्रयोग मगध के द्वारा ही किया गया था और नंद वंश के विनाश में आजीवक धर्म की भी भूमिका है। जो आजीवक धर्म आ जाता है उसकी सबसे जो भूमिका वो मानी गई है। उसके बाद आ जाता है कि पन्ननी, कात्यायन, पतंजलि को त्रिमुनि भी कहा जाता है। नंद शासकों ने माप तोल की नई प्रणाली जिसको कि नंदो प्रकार मनी माननी चलाई। नंदो प्रकार मननी माननी ये चलाई थी, जो माप तोल की जो नई प्रणाली थी। तो नंद वंश के 9 शासकों का क्रम किस प्रकार था, तो क्रम जो बताया गया इस प्रकार, जिसमें कि पहले आ जाता है उग्रसेन जिसको महापद्म नंद कहते हैं, फिर पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंशक, दशाचिस, कैवर्त, धनानंद। तो ये है, तो ये उनका क्रम है। उसके बाद आ जाता है प्राचीन भारत में जो व्यवस्थकारों द्वारा उल्लेखित 12 प्रकार के जो पुत्र हैं, तो व्यवस्थकारों के द्वारा। तो ये इतना ही पढ़ना, जस्ट एक बार इनको रीड जरूर कर लेना। तो जैसे कि औरस पुत्र आ जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, जिसमें कि विविध विवाह से उत्पन्न व्याध पुत्र जो सभी प्रकार के पुत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको कि औरस पुत्र कहते हैं। क्षितिज पुत्र जो होते जो उस स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो पति के मृत, रोगी या नपुंसक होने पर सजातीय पुरुष से नियोग करती है और औरस पुत्र के बाद सृजित पुत्र का दूसरा स्थान होता है। दत्तक पुत्र क्या होते हैं, जिसको गोद लिया जाता है। कृत्रिम पुत्र वो होते हैं जो माता पिता द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी को पुत्र स्वीकार करना पड़ता है वो। गुड्स ये पुत्र जो पिता का पता ना हो लेकिन उसकी उस स्त्री के पति का ही पुत्र स्वीकार किया जाता था। फिर अपवित्र पुत्र जो अपने माता पिता द्वारा छोड़ दिया गया हो और दूसरे दंपति के द्वारा उसका स्वीकार किया गया हो। कानीन पुत्र विवाह पूर्व कन्या से उत्पन्न पुत्र जो कन्या के पिता के घर में उत्पन्न होता है, इसको कानीन पुत्र कहते हैं। सिहोर पुत्र जो विवाह पूर्व गर्भवती हुई स्त्री का पति के घर में उत्पन्न पुत्र हो। और कृतक पुत्र जो माता पिता को मूल्य देकर खरीदा गया पुत्र हो।
पौनभर्व पुत्र जो पुनर्विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो, और स्वयंदत्त पुत्र जो अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति का पुत्र बनना हो। फिर पार्श्व पुत्र जो ब्राह्मण पुत्र व शूद्र स्त्री के अनुलोम संयोग से उत्पन्न जो पुत्र होते हैं, तो वो पार्श्व पुत्र होते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार पढ़ लेना। कई बार क्वेश्चन जैसे कि आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो 12 प्रकार के जो जो व्यवस्थाकारों द्वारा लिखित 12 प्रकार के पुत्र हैं वो। तो आज के लिए तो इतना ही। तो फ्रेंड्स, ये था जो हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जाना था, जिसमें कि हमने बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, कालाशोक, फिर उसके बाद नंदवंश, धनानंद। तो ये जो टॉपिक हमने आज क्लियर किए हैं। तो ये 16 महाजनपद और उसके साथ मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो हमारा है, वो टॉपिक आज समाप्त होता है। नेक्स्ट जो आपको बताऊंगी, जो हम वीडियो नेक्स्ट आएगी, उसमें हम विदेशी आक्रमण एवं उनका जो क्या प्रभाव पड़ा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लेकर आऊंगी। उसमें हम ईरानी आक्रमणी और फिर जो यूनानी आक्रमण, तो उसके बारे में जानेंगे, तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो वो भी छोटा सा ही टॉपिक होगा, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। तो वो क्योंकि उसमें कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो लेकर आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली ये भी लेसन आपको अच्छे लगेंगे। तो प्लीज कमेंट कर कर और लाइक कर कर जरूर बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो नीचे लिंक दिया गया है वहां पर जाकर अगर आप और डिटेल वाइज चीजें देखना चाहते हो, तो वहां पर फॉलो भी जरूर कर लेना। और वहां पर जो लिंक है वो दिया गया है, जिससे आपको आसानी होगी वहां पर जाकर जो फ्री कोर्सेज है, सेल्फ स्टडी, जिसमें अदर कोर्सेज आ जाएंगे, उसमें जाकर आप फ्री कोर्सेज देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आज सभी का थैंक यू।